हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं हूँ पारुल जैन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज का। एक जो टॉपिक था पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है और ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इन ब्रीफ हम अभी भी डिस्कस कर लेते हैं। जो सन की जो रेडिएशंस होती हैं वो हमारे अर्थ पर आती हैं। जो सन से जो रेडिएशन होती है वो हमारे अर्थ पे आती हैं और कुछ कारण से ग्रीन हाउस गैसेस के कारण वो वापस नहीं जा पाती, जिससे जो हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और ये टेम्परेचर जो इंक्रीज हो जाना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, तो ये हमने समझा ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है। लास्ट वीडियो में हमने इसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। अब हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसके कॉजेस। मतलब अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग जो जैसे प्रॉब्लम्स अगर हमारे इन्वायरमेंट में हो रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, किस कारण से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, किसके कारण ये ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या हो रही है। तो हमने इसको पहले भी हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज ही हम जो है मेन कॉज ही है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो अर्थ है उसमें। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला कॉज है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज इंडस्ट्री कैसे कारण हो सकती है ग्रीन हाउस के लिए। इंडस्ट्री जो होती है वो जो गुड्स प्रोडक्ट करती हैं, मतलब कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज की जाती है, बड़े बड़े इंडस्ट्री बनाई जाती हैं। इसका क्या होता है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ में पोल्यूशन क्रिएट करती है। वो चाहे साउंड पोल्यूशन हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन, हर तरह से अगर कोई इंडस्ट्री अगर सेटअप है तो वो हर तरह का पोल्यूशन क्रिएट करेगी। अगर कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो वो बहुत सारे केमिकल, टॉक्सिक केमिकल यूज करते हैं ब्लीचिंग करने के लिए, कलर करने के लिए क्लॉथ्स को, टेक्सटाइल को। या फिर कोई फूड प्रोडक्शन कंपनी है या कोई भी कंपनी है जो कि यूज करती है मथुरा ऑयल हो गया, ये सारे जो ऑयल पेट्रोलियम को प्यूरिफाई करने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं, कोई भी इंडस्ट्री होती है वो पोल्यूशन तो करती ही करती है। इसीलिए हमने देखा होगा जो इंडस्ट्रीज होती हैं हमारी शहर से काफी दूर बनाई जाती है, जिससे जो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है या उसके डिसएडवांटेज वाले जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो डायरेक्टली किसी ह्यूमन को ना अफेक्ट करे। लेकिन रहते तो उसी अर्थ में है, रहते तो उसी अर्थ में ही है, तो हमारे जब वाटर है वही है, एयर वही है, तो हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अफेक्ट करते ही करते हैं। ठीक है, अगर ये हम जो इन्वायरमेंट में अफेक्ट करते ही करते हैं, तो जो इंडस्ट्रीज हो गई इससे निकलने वाली टॉक्सिक गैसेस होती हैं, जो इससे रिलीज जो होती हैं टॉक्सिक गैसेस, जो टॉक्सिक गैसेस या जो केमिकल्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में मीथेन जैसे गैसेस हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, और क्या अदर जो सल्फर हो गई, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ये सारी गैसेस जो है फैक्ट्री रिलीज करते हैं, जिससे ये होता है। सेकेंड क्या हो सकता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज किस तरह ये ग्रीन हाउस के लिए या ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डायरेक्टली अगर हम बोलेंगे कि एग्रीकल्चर इज अ कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा, बट इनडायरेक्टली ये बहुत ज्यादा हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है। क्यों, आज की डेट में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को छोड़कर इनऑर्गेनिक फार्मिंग करने लगे हैं। मीन्स हम बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ में फर्टिलाइजर हो गया, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं। इसके यूज करने से जो फर्टिलाइजर होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गए या मीथेन जैसी गैसेस रिलीज करती हैं, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में रह जाती है और इसके कारण हमारी जो अर्थ है वो
सनलाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती और ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज है, बहुत सारी चीजें जो हम केमिकली यूज कर रहे हैं ज्यादा गुड्स प्रोडक्शन करने के लिए, ज्यादा फूड प्रोडक्शन करने के लिए, जिससे हमें इसका प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें? हमारी डेली लाइफ की जो डोमेस्टिक डोमेस्टिक एक्टिविटीज हम कैसे कह सकते हैं? हम डे टू डे लाइफ में इतने मॉडर्न होते जा रहे हैं, इतनी सारी चीजें हम यूज करने लगे हैं, अपने डेली यूजेस में इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज करने लगे हैं जो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। जैसे हम कुछ कॉस्मेटिक यूज करते हैं, ईच एंड एवरी पर्सन, अगर वो छोटा बेबी से लेके ओल्ड एज तक है, कोई ना कोई दिन भर में टॉक्सिक चीजें रिलीज करते ही एटमॉस्फेयर। कोई फूड मटेरियल हो गया, प्लास्टिक हो गया, या कोई मेडिसिन हो गए, या कॉस्मेटिक आइटम हो गए, ये सारी जो चीजें हैं हम यूज करते रहे। हर घर में आजकल रेफ्रिजरेटर है, एसी है, तो जिससे क्या होता है ये सारी जो गैसेस है ये रिलीज होती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो रिलीज होती हैं जिससे ये ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या होती है। तो हम इसमें ये नहीं कह सकते कि हमारे कारण ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता, हम इसके लिए क्यों सफर कर। ये हमारी ही दी हुई देन है, हमारे कारण ही हमको ये सारी समस्या झेलने को मिल रही। अदरवाइज जो हमारा जो अर्थ है, जो हमारा नेचर है, उसने सब कुछ इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करके ही, सेटअप करके ही भेजा था। मीन्स सब कुछ बैलेंस वे पे था, बट ड्यू टू ह्यूमन ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मीन्स हम ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो डोमेस्टिक एक्टिविटीज में हम क्या क्या लिख सकते हैं? ये कॉस्मेटिक आइटम हो गया, कॉस्मेटिक्स, और क्या हो गया, केमिकल यूज जो करते हैं, फूड, बहुत सारे फूड हो गए, मेडिसिन हो गई, ये सारी जो चीजें हैं हम यूज करते हैं जिससे बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में मिक्स हो जाती हैं। ये हो गई। और क्या कारण हो सकते हैं? और हो गया ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल्स। अब बोलो इसमें ऑटोमोबाइल्स का कहाँ से योगदान है ग्लोबल वार्मिंग में? है बहुत, सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल है तो हमारी जो ऑटोमोबाइल्स मीन्स नथिंग बट कम्युनिकेशन का, ट्रांसपोर्टेशन के जो भी साधन है, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, जितने भी वे ऑफ कम्युनिकेशन हैं, ट्रांसपोर्टेशन के साधन है, ये सारा ऑटोमोबाइल्स के अंदर आएंगे। तो इससे कैसे होगा? अगर हमको कोई एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम किसका यूज करते हैं? हम किसका यूज करेंगे? मोटरसाइकिल या अपने जो व्हीकल्स है, ऑटोमोबाइल व्हीकल, उसमें होगा। अब इसमें क्या डलता है? फ्यूल। फ्यूल मीन्स हम पेट्रोल डीजल सब व्हीकल्स के अकॉर्डिंग पेट्रोल डीजल जो यूज होगा। अब जब ये फ्यूल बर्न होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है एयर पोल्यूशन के चैप्टर में, जब ये फ्यूल बर्न होगा तो अनबर्न हाइड्रोकार्बन रिलीज करेगा। अनबर्न हाइड्रोकार्बन क्या है? अनबर्न हाइड्रोकार्बन। अब ये अनबर्न हाइड्रोकार्बन रिलीज करेगा जिससे क्या होगा? जो हमारे एटमॉस्फेयर में है उसमें CO2 रिलीज होगा। CO2 मेनली लार्ज अमाउंट ऑफ, ये 66 से 65% ऑफ CO2 रिस्पॉन्सिबल है अकेले ग्लोबल वार्मिंग के लिए। 65% तक हम बोल सकते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हम अकेले रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अब भला ये कैसे हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो ये फ्यूल होता है, पेट्रोल डीजल होता है, जो कि ऑटोमोबाइल में यूज होता है, जब वो बर्न होता है तो वो कम्प्लीटली, मैंने बोला था CNG है जो कंपैरेटिवली पेट्रोल डीजल ज्यादा अमाउंट में बर्न होता है, यानी अनबर्न हाइड्रोकार्बन रिलीज होता है। मीन्स वो पूरा यूज हो जाता है, अनवेस्ट प्रोडक्ट बहुत लेस अमाउंट ऑफ में रिलीज करता है। ये फ्यूल है वो अनबर्न यानी बिना बुझा हुआ हाइड्रोकार्बन कम छोड़ता है, मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ रिलीज करता है, जिससे हमारे जो एटमॉस्फेयर में CO2 ज्यादा होता है। अब ये CO2 एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगा तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक कंट्रीब्यूशन है।
ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो ज्यादा हो जाएगी, और ग्रीन हाउस गैस जब ज्यादा हो जाएंगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है, तो इस तरह हमारे जो अपनी लाइफ को फास्ट एंड फास्ट बनाने के जो हम तरीके यूज कर रहे हैं वो हमें ही हार्मफुल प्रोडक्ट के रूप में, हार्मफुल प्रॉब्लम के रूप में देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस तरह हम बहुत सारी चीजें कह सकते हैं जो हम यूज करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, जो है वो सारे कॉजेज हो सकते हैं, जो हमारे ये सारे कॉजेज हो चुके। इसके अलावा अदर कॉजेज भी हम इससे कोरिलेट कर सकते हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इतने से हमने अभी तक ये समझा कि इंडस्ट्रीज हो गई, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो भी यूज करते हैं, फर्टिलाइजर हो गया, डोमेस्टिक लाइफ हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गए, ये सारे हमारे कॉजेस है ग्रीन हाउस इफेक्ट के या ग्लोबल वार्मिंग की। ठीक है, अब ये कॉजेस हो गए, अब इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के भी इफेक्ट क्या क्या है। इफेक्ट, ठीक है, मीन्स इसके क्या प्रभाव होते हैं। तो जब हम इसको इश्यूज के चैप्टर में पढ़ रहे हैं, यानी इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट तो होंगे ही नहीं, इसके निगेटिव इफेक्ट से, यानी हमारे लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इससे क्या होगा, इकोसिस्टम, पहला क्या है, इकोसिस्टम डिसबैलेंस, ये इकोसिस्टम बहुत बड़ा एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो कि प्रीवियस चैप्टर में आपने डिस्कस किया होगा या पढ़ा होगा, सुना होगा, प्रीवियस क्लास में भी सुना होगा। इकोसिस्टम क्या है, ये अगर हमारा प्रोड्यूसर हो गया, ये सन का जो सोर्स है, ये अगर सन की सोर्स से अगर ये प्रोड्यूसर के पास जाता है, प्रोड्यूसर क्या है, ये हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स ऑलवेज आर प्रोड्यूसर। ये जो प्लांट्स होते हैं हमेशा प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, ठीक है, ये प्राइमरी कंज्यूमर। फिर ये क्या हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर क्या आएंगे, चैन में बनती जाएगी, ये टर्सरी कंज्यूमर, और फिर डिकम्पोजर। ठीक है, अब आपको सुनने में, अगर आपने इसको पहले नहीं पढ़ा होगा तो आपको बड़ा अटपटा लग रहा है कि ये है क्या इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट। तो जो सन से एनर्जी आती है, जो सन से एनर्जी आती है, अगर ये जो प्लांट है ये लेती है, और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्लांट लेती है अपना खाना बनाने के लिए, इसलिए इसे प्रोड्यूसर कहते हैं। लेकिन ये जो एनर्जी जो रिफ्लेक्ट बैक भी कर देती, जितना इनको चाहिए, मान लीजिए 10% ऑफ लॉ भी पढ़ा होगा आपने, 10% इनको चाहिए, रिमेन ये रिफ्लेक्ट कर देती हैं। जो प्लांट्स है 90% रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इनको जितना चाहिए इतना ये ले लेते हैं, फिर अपना खाना प्लांट्स बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड अपना बना लेते हैं। फिर कंज्यूमर जो है उसको, जो प्लांट्स को खाने वाले हो गए, छोटे छोटे एनिमल हो गए, मान लीजिए ये रैट हो गया, इसके एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं रैट, ठीक, वो हो गया। फिर इसको कौन खाएगा, फिर इसको खाने वाले इसको कैट ले लेते हैं, और इधर इनसे बड़ा कोई जानवर ले लेते हैं, काइट वगैरह। ठीक है, तो इस तरह ये जो इकोसिस्टम है ये चलता है। लेकिन अगर सपोज कीजिए, अगर ये जो इकोसिस्टम है, जो सन की एनर्जी है, अगर प्लांट को चाहिए 10% और रिमेन 90 रिटर्न कर देता है, तब इसकी प्रोसेस सही चलती है। अगर इसकी प्रोसेस में अगर ये 100% ही इसके पास पूरा आ जाएगा, तो क्या ये इसका प्रोसेस सही चलेगा? नहीं चलेगा। इसमें ये प्लांट्स है वो इतनी हीट में सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, इतने अमाउंट ऑफ हीट में, इतने अमाउंट ऑफ टेम्परेचर में, सनलाइट के रेडिएशन में प्लांट सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो ये अगर प्रोड्यूसर नहीं रहेंगे तो कंज्यूमर खाएंगे क्या? प्राइमरी कंज्यूमर खाएंगे क्या? और जब प्राइमरी कंज्यूमर नहीं रहेगा तो सेकेंडरी कंज्यूमर क्या खाएगा? और जब सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं रहेगा तो टर्सरी कंज्यूमर ऑब्वियसली क्या खाएगा? और डिकम्पोज क्या होगा? वायरस, जो बैक्टीरिया वगैरह है जो डिकम्पोज करते हैं, वो सब। तो मतलब ये जो चैन है पूरी इकोसिस्टम की, वो डिसबैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये अभी हमने पढ़ा
कि इसके इफेक्ट क्या है। पहला, इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो आइस है, पोलर आइस है, पोलर आइस वो मेल्ट होंगी, ग्लिसरीज भी बोलते हैं, तो जो ग्लेसरीज है, जो हिमालय की जो बर्फ है, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी आइस पे ढके हुए हैं, अंटार्कटिका वगैरह जो महाद्वीप है, जो कि बर्फ से ढके हुए हैं, ऑलरेडी हमारे अर्थ पे 70% वाटर है। 70% वाटर हम बोलते हैं लेके चलते, भले वो प्योर कितना अनप्योर वो डजंट मैटर, वो दूसरा टॉपिक हो गया। तो जो हमारे जो पोलर आइस है, जो कि हम मानते हैं अगर 5 to 10% अगर पोलर आइस को लेके चलते हैं, अगर ये भी मेल्ट होने लगेगी तो जो वाटर का जो लेवल है, वाटर का लेवल है वो 70% से मोर देन ही होगा ना, 70 से 75 होगा, 70 उससे ऊपर ही होगा, वो बढ़ेगा। वाटर लेवल क्या है, जो है वो हाई हो जाएगा। अब ये वाटर लेवल हाई होगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो, बोलेंगे अच्छा तो है और पानी हो जाएगा, तो क्या वो सारा पानी हमारे लिए पीने योग्य है? नहीं, वो पीने योग्य नहीं है, बस हमारे लिए एक सरफेस को कवर करने के काम आएगा। और जो कि बाढ़ जैसी समस्या है, जो बहुत सारे जो द्वीप हैं, जो कि जो हाँ, अगर अर्थ का हम देखा जाए तो जो प्रशांत महासागर है, इंडियन ओशन है, यहाँ के पास के जो क्षेत्र है, ये साउथ पार्ट हो गया। अगर हम इंडिया की बात करें, ओनली और ओवर इंडिया की बात करें, जो साउथ के जो पार्ट्स है, केरला हो गया, तमिलनाडु वगैरह हो गया, ये जो सी से पास है, अगर इसका पानी भरेगा तो ये पानी किधर जाएगा, ये जो एरिया है, ठीक है, तो इन सब के पास जाएगा, तो ये जो वाटर लेवल है इंक्रीज हो जाएगा, तो जो सबमर्ज्ड हो जाएंगी बहुत सारे जो एरिया है हमारे अर्थ के, वो अर्थ का जो जो रहने वाला जो एरिया वो और कम हो जाएगा, वाटर लेवल तो इंक्रीज होगा, तो ठीक है, तो इससे हमको बहुत सारे प्रॉब्लम होंगी, ठीक है, पोलर आइस मेल्ट होगी। और क्या है, क्लाइमेट चेंज होगा। तीसरा क्या है, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या है, टेम्परेचर, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, अगर हमारा ग्लोबल यानी हमारा अर्थ वार्म होगा, यानी गर्म होगा, तो ओवर ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो जो हमारा क्लाइमेट है, ठंडी के मौसम में भी हमें गर्मी महसूस होगी, गर्मी के मौसम में और गर्मी महसूस होगी, बरसात भी जो है ना, ऑटम सीजन है या रेनी सीजन है, वो डिसबैलेंस होगी। जो हमारी जो मानसूनी हवाएं हैं वो टेम्परेचर के कारण कहीं और वो ठंडी हो जाएंगी, कहीं और उनका बारिश होगी। जो मरुस्थल जैसी जगह है, राजस्थान जैसे जगह जो था, सहारा डेजर्ट है, वो और डेजर्ट होते जाएंगे, तो ये क्लाइमेट बहुत ज्यादा चेंज होगा। मान लीजिए समर सीजन आया, विंटर का इंतजार कर रहे हैं, विंटर ही नहीं आएगी, विंटर भी समर जैसे ही निकल जाएगी, टेम्परेचर इतना हाई रहेगा। इसीलिए हम देखते हैं दिल्ली जैसे जगह पे एक टाइम आता है ठंडी ही ठंडी पड़ती है, फिर गर्मी ही गर्मी पड़ती है, कोई वहां का सिस्टम ही नहीं है, रेनी सीजन का पता ही नहीं चलता, जब रेन होती है तो रेन ही रेन होती। मुंबई जैसे जगह पे हो गया या महाराष्ट्र जहाँ पे इंडस्ट्री ज्यादा होती, उन एरिया में हमने देखा होगा ठंडी पड़ती ही नहीं है। क्यों? वहां का एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा टेम्परेचर हाई कर देता है, ये सारी गैसेस रिलीज करके, जिससे ये वहां का टेम्परेचर, वहां का जो क्लाइमेट होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और क्या, सी लेवल इंक्रीज होगा, सी लेवल, सी लेवल इंक्रीजेस। ये सी लेवल इंक्रीजेस क्या है, हम देखे होंगे, हमने सुना होगा, कई जगह हमने सुना होगा, जैसे कि कोई भी रेलवे स्टेशन में अगर हम जाते हैं, कोई भी रेलवे स्टेशन जाते हैं, तो वहां पे लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई पर। मीन्स क्या है इसका मतलब, वो कितने सी लेवल से बना हुआ है। तो हम देख रहे हैं हर साल, मतलब हर साल तो इसका डाटा नहीं मेजर होता है, मीन्स जब भी उनका जो शेड्यूल है, 2 साल 4 साल 5 साल का जो भी शेड्यूल है, उसके बेस पे देखा जा रहा है कि सी लेवल इंक्रीज ही होता जा रहा है। जो प्लेटफॉर्म हमारे बनते हैं ना, ट्रेन आती है, प्लेटफॉर्म होता, तो वहां पे अगर देखे होंगे कोई भी स्टेशन आया तो उसका बोर्ड लगा रहता है कि ये स्टेशन हो, वहां पे उसके नीचे जरूर देखिएगा आप ध्यान से, लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई पर। मीन्स
सी लेवल, फ्रॉम द सी लेवल, कितने मीटर उठा हुआ सी लेवल से। तो धीरे धीरे जो हमारी पृथ्वी है वो धंसती जा रही है और जो वाटर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो जो हमारे जो सी लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है। इंक्रीज क्यों होता जा रहा है? क्यों? क्योंकि पानी बढ़ता जा रहा है और पानी ज्यादा होता जा रहा है, टेम्परेचर ज्यादा होता जा रहा है, जो पोलर आइस है वो मेल्ट होती जा रही है, इसलिए सी लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सबमर्ज मैनी एरिया, जिससे क्या हो रहा है, इसको हम अलग पॉइंट से भी कर सकते हैं, सबमर्ज मैनी एरिया, जो कि हमने अभी इसी नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर ही लिया है। बहुत सारे जो एरिया है, जो द्वीप हैं, जो कि ओशन के पास है, वो सबमर्ज यानी उसमें समा जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हमने करंट अफेयर में भी बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि बाढ़ आ गई या कोई कोई द्वीप उसमें समा गया या कोई कोस्टल लीक हुआ। तो ये सारे जो सबमर्ज हो जा रहे हैं, सी लेवल होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, वाटर ज्यादा होता जा रहा है और रहने के लिए जो स्थान है, जो सरफेस है जो रहने के लिए वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो इस तरह हो गया। क्लाइमेट चेंज हमने पढ़ लिया, इकोसिस्टम डिसबैलेंस पढ़ लिया, ग्लेशियर मेल्ट पढ़ लिया, टेम्परेचर का इंक्रीज होना, इसके इफेक्ट क्या मेन, सबसे मेन तो पढ़ा ही नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, तो इससे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, ये इफेक्ट हैं, ये जो कि ग्रीन हाउस के कारण होते हैं। ठीक है, तो हमने आज ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का वो पढ़ लिया, इफेक्ट क्या क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या क्या है। अब इसके बाद हम इसको कंट्रोल पढ़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या है इसके कंट्रोल्स, कैसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं।